हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। स्टूडेंट्स, अपनी करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 9 से 15 ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब और चैनल प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। IIT गुवाहाटी जो है, जो कि भारत के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में से एक है, उसने हमारे पास मेटाग्रिड नाम से एक नैनो पार्टिकल डेवलप किया है। सो बेसिकली ये जो मेटाग्रिड है, या जिसको हम मेटा मटेरियल ग्रिड भी कह रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास एलईडी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा। सो व्हाट इज एलईडी? एलईडी हेयर मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। इसको और ज़्यादा ब्राइटर, एनर्जी एफिशिएंट बनाने का काम करेगा। इसमें दो इंजीनियर्स का हमारे पास बहुत अच्छा बड़े लेवल पे योगदान है। उसमें एक इंडियन है, डॉक्टर देवा बत्रा और सिकंदर, एंड सर जॉन बी पैड्रे। ओके, इन दोनों का हमारे पास अच्छा योगदान रहा इस सब में। देखिए, जब मैं एलईडी की बात करता हूँ, सो एलईडी हियर मींस लाइट एमिटिंग डायोड। सो बेसिकली सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स होता है जो कि हमारे पास लाइट एमिट करता है जब भी इसके अंदर से करंट फ्लो किया जाए। ये मैं थोड़ा सा आपको बेसिकली समझा देता हूँ। होता क्या है कि हम सेमीकंडक्टर लेते हैं, कैथोड एनोड हम लेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें दैट इज एनोड, ये हमारे पास एनोड है, एनोड बेसिकली पॉजिटिव, और ये हमारे पास कैथोड है। कैथोड जब हम लेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव। तो होता क्या है कि हमारे पास जब भी इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं और फिर वो लाइट की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास एलईडी कहीं ना कहीं ग्लो करती है। देखिए, जब भी हम व्हाइट एलईडी की बात करते हैं, जो घरों में आजकल हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या किया जाता है, 3 प्राइमरी कलर्स को यूज़ किया जाता है। ये 3 प्राइमरी कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू। आपको बता दूं कि ब्लू एलईडी जो है वो भी कुछ साल पहले ही हमारे पास क्या हुआ था, कुछ साल पहले ही डिस्कवर हुई थी, और उसी के बाद हमारे पास हम व्हाइट लाइट बना पाए थ्रू एलईडी, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर ही आप व्हाइट लाइट एलईडी के थ्रू प्रोड्यूस कर पाएंगे। आज की डेट में आप एक टर्म और सुनते हैं, ओएलईडी। इसका मतलब याद रखना, ऑर्गेनिक एलईडी, ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ओएलईडी का मतलब हमारे पास ये होता है। देखिए, ये जो हमारे पास की मटेरियल लाइट एक तरह से एमिट करते हैं जब उनके अंदर करंट फ्लो किया जाए, ये फिनोमिना, इस फिनोमिना की जब मैं बात करूं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मटेरियल जो है वो लाइट एमिट कर सकते हैं। ये फिनोमिना हमें किसने बताया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये फिनोमिना हमें बताया था एच.जे. राउंड जी ने, ठीक है। एच.जे. राउंड हमारे पास एक ब्रिटिशर थे, तो इन्होंने इस फिनोमिना के बारे में बताया था, एंड दैट इज नोन टू बी, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, that is electroluminescence. So that is known to be electroluminescence. So ये फॉर्मूला ये जो फिनोमिना है, सॉरी, ये सबसे पहले हमें किसने बताया था, एच.जे. राउंड ने। ओके, सो इनका नाम आप याद रखेंगे बेसिकली। चलो, एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि जब भी हमें डायोड से वर्क कराना होता है, जब भी हमें हमारे पास एलईडी से वर्क कराना होता है, तो हम कौन सी बाइसिंग करते हैं, एलईडी की कौन सी बाइसिंग होती है जब हम चाहते हैं कि एलईडी हमारे पास सही तरीके से काम करे। सो विच बाइसिंग इज टू बी डन? हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बाइसिंग ऑफ एलईडी फॉर द फंक्शनिंग। ओके, याद रखेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। एलईडी जो काम करता है, याद रखना, ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि एलईडी जब भी काम करता है तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है, ठीक है। सो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, आई गेस ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट न्यूज है SII, दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पार्टनर विद गावी एंड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। देखिए, आप समझिए स्टूडेंट, भारत में जो सबसे बड़ा संस्थान, जो सबसे बड़े लेवल पर वैक्सीन की प्रोडक्शन करता है, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत बड़े लेवल पर हर साल ये वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो करता है। इसने अभी क्या किया है, पार्टनरशिप की है गावी के साथ। अभी गावी क्या है? गावी एक इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो आप याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर हमारे पास जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। गावी का काम होता है जो हमारे पास पुअर कंट्रीज हैं उनके अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना। जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स होते हैं उनको आगे बढ़ाना, ये गावी का हमारे पास एक मेन हमारे पास ऑब्जेक्टिव रहता है। और इसके अलावा तीसरा पार्टनर इसमें कौन है, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। ये बहुत बड़ा एक एनजीओ है जिसके हमारे पास फाउंडर हैं बिल गेट्स। आपको पता ही होगा, बिल गेट्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, सो ही इज द फाउंडर। तो ये तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है, और ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो कोविड-19 जो वैक्सीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी जो है वो हमारे पास की जा सके, जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग। तो आपने याद रखना है इन 3 एंटिटीज का नाम। ओके,
सो आपको मैं स्टूडेंट यहाँ पर 2-4 पॉइंट्स और बताना चाहूँगा कि हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये ऑलरेडी कई सारी एंटिटीज का टाई अप कर चुका है, जिसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी फर्म है एस्ट्राजेनेका। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिनके रिगार्डिंग वैक्सीन आने के चांसेस हैं, तो उसमें एस्ट्राजेनेका भी हमारे पास एक बड़ी अग्रणी कंपनी है जो आगे बढ़कर हमारे पास वैक्सीन के लिए काम कर रही है। तो एस्ट्राजेनेका के साथ भी टाई अप हो चुका है किसका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। ये भी याद रखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है कहां पर, सो दैट इज इन पुणे। याद रखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कहां पर स्थित है, सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज एट पुणे। चलिए जी, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी कंस्टिट्यूट की है रिसेंटली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इन इंडिया, कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। सो कोविड-19 वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत में कमेटी बनी है, उस कमेटी को कौन लीड करेंगे? कोविड-19 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सी कमेटी गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एस्टेब्लिश की है? ओके, याद रखेंगे हमारे पास स्टूडेंट डॉक्टर वी के पॉल। ओके, याद रखेंगे डॉक्टर वी के पॉल, ठीक है। ये हमारे पास कमेटी, ये डॉक्टर वी के पॉल कौन है? इज द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। सो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक तरह से कि जब भी भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी तो इनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसको भारत में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसके लिए एक प्लान बनाए। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास यूपी गवर्नमेंट ओडीओपी स्कीम। देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बहुत टाइम पहले से, लगभग 1 साल पहले से ओडीओपी स्कीम चल रही है। सो व्हाट इज ओडीओपी स्कीम? दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। देखिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य है, एरिया भी बहुत बड़ा है, और यूपी के अंदर लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जब बात आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो यूपी हमारे पास काफी पीछे दिखाई देता है महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, ठीक है, गुजरात से, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्कीम शुरू की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। ओके, यूपी के कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को इस तरह से हम डेवलप करें कि वो एक प्रोडक्ट के लिए फेमस हो जाए, वहां का एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाए वहां पर एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के लिए। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है, आपको मैं ये भी बता दूं, ये जापानीज कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट हमारे पास है ये जापानीज कंसेप्ट है, जो कि 1979 में बेसिकली जापान ने अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था जापानीज कंसेप्ट का, कि वो अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकें। सो जापान से ये कंसेप्ट एक तरह से बोरो किया गया है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे अगर आप समझे तो कानपुर जो है लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, अलीगढ़ जो है वो लॉक्स के लिए फेमस है, ठीक है, अलीगढ़ आपने सुना होगा, अलीगढ़ के ताले, ठीक है, अलीगढ़ लॉक्स के लिए फेमस है। मेरठ की मैं बात करूं तो मेरठ किस लिए फेमस है? स्पोर्ट्स गुड के लिए फेमस है। अगर आप सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर हमारे पास वुड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करना है, और इस सब में अब एक नया पार्टनर जुड़ गया है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। सो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, यहां पर हेल्प करेगा किसकी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इस सब में। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में अभी मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है? हमारे पास वॉलमार्ट हमारे पास एक यूएस की फर्म है जो अभी राइट नाउ इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि हमारे पास फ्लिपकार्ट का एक स्मार्ट इनिशिएटिव है जो ओडीओपी में, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हेल्प करेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम से एक प्रोग्राम चलाया है, सो दैट इज उत्तर प्रदेश। चलिए जी, अब आप में से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। सो उत्तर प्रदेश बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन भारत की जो परफ्यूम कैपिटल है, हिंदी में इत्र बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं इत्र और इंग्लिश में बोलते हैं परफ्यूम। सो परफ्यूम कैपिटल हमारी उत्तर प्रदेश में लाई करती है, ठीक है। सो नेम द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। हाँ जी, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, किस सिटी को जाना जाता है परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, परफ्यूम कैपिटल के रूप में हम जानते हैं किस सिटी को? कन्नौज, ठीक है। कन्नौज में हजारों साल से इत्र बन रहा है, हजारों साल से परफ्यूम बन रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च सबमरीन केबल कैनी। अब ये सबमरीन
केबल कैनी, ये सब है क्या? देखिए बेसिकली हुआ क्या है कि हमने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को, अब देखो ध्यान से सुनना, चेन्नई हमारे पास अगर हम बात करें, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है, सॉरी चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है। सो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, उसको आपस में हमने जोड़ा है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। बेसिकली इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी अंडमान और निकोबार में, ओके। अब इसको इनोग्रेट किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास एक बहुत बड़ा इसका जो यूज है ऑप्टिकल फाइबर का, वो है क्या कि हमारे पास इंटरनेट को चलाना, इंटरनेट वर्ल्ड में ज्यादातर इंटरनेट चलता है, उसमें जो डाटा ट्रांसमिशन है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारे पास होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप याद रखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स की, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन याद रखना, हु इज नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। सो आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन है, इनका नाम है नरेंद्र सिंह कैपने, ठीक है। एक इंडियन थे जिन्होंने इस तरह से हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर को डेवलप किया था, ठीक है। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इन्हें कहा जाता है, नरेंद्र सिंह कैपने को, ठीक है। सो अब बेसिकली देखिए अगर हम बात करें अंडमान निकोबार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में से एक है, ठीक है। ये एक आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मोर देन 576 आइलैंड्स आर देयर। और अंडमान और निकोबार एक दूसरे सेपरेट कैसे होते हैं? थ्रू 10 डिग्री चैनल। ये आपको पता होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है किसको? अंडमान को निकोबार से। अंडमान को निकोबार से कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल, ओके। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिए स्टूडेंट, तो टोटल 572 आइलैंड्स है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि भारत का हर एक हिस्सा आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे से बना रहे। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अंडमान निकोबार की जुरिस्डिक्शन किस हाई कोर्ट के अंडर आती है? हाँ जी, अंडमान निकोबार की जो जुरिस्डिक्शन है वो किस हाई कोर्ट के अंडर आती है? कौन सी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चलती है हमारे पास अंडमान निकोबार के ऊपर? हाँ जी, तो याद रखेंगे हमारे पास किस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चलती है, दैट इज कैलकाटा हाई कोर्ट, ठीक है। सो कैलकाटा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो मान्य रहती है किसके ऊपर? अंडमान निकोबार के ऊपर, जो कि हमारे पास टोटल 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है। हाँ जी, चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास, ओके, गंदगी मुक्त भारत, ओके। एक वीक लॉग कैंपेन हमारे पास शुरू की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे पास पहले तो क्या किया, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK हमारे पास एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर हमारे पास यहां पर एक तरह से लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है। कहां पर? हमारे पास राजघाट दिल्ली में। तो राजघाट आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट बोला जाता है। तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा दर्शन समिति और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गांधी स्मृति, ओके। सो बेसिकली राजघाट एक बहुत बड़ा एरिया है दिल्ली के अंदर जहां पर महात्मा गांधी जी की एक तरह से समाधि है। सो ये बेसिक पॉइंट आप याद रखेंगे। देखिए ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो कनेक्टेड किससे है? वो हमारे पास कनेक्टेड है हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान से। आपको पता होगा कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे पास इससे पहले शुरू किया गया था और उसी चीज को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान शुरू कब किया गया था? ये डेट याद रखना, 2 अक्टूबर 2014 को, जिसकी डेडलाइन थी 2 अक्टूबर 2019। तो ये स्टार्ट कब किया गया था और ये खत्म कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज हमारे पास कैंपेन था, ठीक है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिहेवियर चेंज कैंपेन स्वच्छ भारत अभियान। अब यहां पर अगर हम बात करें, द RSK वाज अनाउंस्ड, जो हमारे पास राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है, ठीक है, हमारे पास इसके बारे में जब हम बात करें तो 10 अप्रैल 2017 को हमारे पास ये एक तरह से इसके बारे में पहली बार अनाउंसमेंट की थी प्रधानमंत्री जी ने, ऑन द एनिवर्सरी ऑफ, हाँ जी, ऑन द ओकेजन ऑफ चंपारण सत्याग्रह, सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में। चंपारण सत्याग्रह जब मैं बात करता हूँ, चंपारण इज अ प्लेस नेम इन बिहार, जहां के फार्मर ने इंडिगो प्लांटेशन को लेकर, हमारे पास नील की खेती को लेकर क्या किया था, एक हमारे पास सत्याग्रह किया था, ठीक है। और इस सत्याग्रह को लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। तो उसकी हमारे पास सेंचुरी सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में 2017 में हमारे पास
ये जो RSK है इसके बारे में बात की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और आप ये भी याद रखें, गंदगी मुक्त भारत एक वीक लॉन्ग कैंपेन 8 से 15 अगस्त को लॉन्च की गई, 8 से 15 अगस्त के बीच में लॉन्च की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप याद रखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट स्टूडेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जब हमारे पास हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, तो एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? हु इनवाइटेड महात्मा गांधी फॉर चंपारण सत्याग्रह? हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि हु इनवाइटेड महात्मा गांधी फॉर द चंपारण सत्याग्रह। ओके, याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ला। ठीक है, अ लोकल पीजेंट, ठीक है, राजकुमार शुक्ला ही इनवाइटेड महात्मा गांधी फॉर चंपारण सत्याग्रह। और यही वो सत्याग्रह था जहां पर महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले थे। ठीक है, ये भी याद रखना, राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारे पास जो आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। नेक्स्ट हमारे पास महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम। देखिए PCA यानी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, हमारे पास इन्होंने क्या किया है कि जो नया स्टेडियम बना है न्यू चंडीगढ़ में, आपको पता होगा चंडीगढ़ के पास एक नया एरिया डेवलप किया गया है न्यू चंडीगढ़ नाम से, जो कि बेसिकली पंजाब की टेरिटरी है, जबकि चंडीगढ़ तो एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ ऑल्दो इज अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, लेकिन यहाँ पर जो न्यू चंडीगढ़ है वो पंजाब के टेरिटरी के अंडर आता है। तो यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया गया है, क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़े लेवल पर, और जिसका नाम रखा गया है महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम। अब ये महाराजा यादविंदर सिंह कौन थे, ये याद रखना, हमारे पास ये थे हमारे पास लास्ट महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, लास्ट महाराजा ऑफ पटियाला, और जो भी राइट नाउ करंट CM है पंजाब के, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो करंट CM है पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके फादर भी थे। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इज द 9th, यादविंदर सिंह जी की बात करें तो 9th एंड द लास्ट महाराजा ऑफ पटियाला। तो ये डिसीजन हमारे पास किसने लिया है? PCA के प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता ने। ठीक है, PCA के प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता जी ने ये डिसीजन हमारे पास लिया है। इसके अलावा जब भी हम क्रिकेट स्टेडियम की बात करें स्टूडेंट, तो रिसेंटली हमारे पास एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टेडियम की इनॉग्रेशन हुई थी, याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। इसकी इनॉग्रेशन अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने पे हुई थी, नमस्ते ट्रंप इवेंट यहाँ पे हुआ था। ये हमारे पास स्टेडियम कहाँ है? मोटेरा में। स्टेडियम कहाँ है? मोटेरा। मोटेरा यानी कि गुजरात। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, जहां पर सबसे ज्यादा दर्शक एक समय पे बैठ सकते हैं, उस स्टेडियम का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि हमारे पास कहाँ है? गुजरात में है। और अभी रिसेंटली इसकी इनॉग्रेशन के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से इवेंट के लिए उपस्थित थे, नमस्ते ट्रंप नाम से एक इवेंट हमारे पास ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हमारे पास भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट कहां पर? इन द स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, सो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम केरला में आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है NPCI लॉन्च्ड NH रिवॉर्ड्स। ठीक है, सो आपने देखा होगा जब हम कोई इनफाइनाइट टर्म को हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं NH टर्म है, तो उसी तरह से इन्होंने NH रिवॉर्ड एक सिस्टम शुरू किया है। सो व्हाट इज NPCI? देखिए NPCI की जब भी मैं बात करता हूँ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सो ये हमारे पास एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं होगा, तो मैं उनको बता दूं कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या काम करती है, डिजिटल रिटेल पेमेंट सिस्टम को भारत में एग्जीक्यूट करती है। जितना भी डिजिटल रिटेल पेमेंट सिस्टम है डिजिटल लेवल पर, जो आप मोबाइल फोन से या लैपटॉप से जो पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करने का काम हमारे पास कौन करता है? NPCI। इसको एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था? इसको एस्टैब्लिश किया गया था हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के जॉइंट इनिशिएटिव के थ्रू। ठीक है, जो इंडिया के बैंक्स की एक एसोसिएशन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, और RBI के द्वारा मिलकर इसको हमारे पास पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया। अब इसने क्या किया है? अब देखिए इसने क्या कहा है कि हमारे पास NH रिवॉर्ड सिस्टम फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स एनेबल्ड ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा? देखिए जो यूजर्स हैं, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स करेंगे तो आपको क्या होगा? आपको यहां पर बेनिफिट होगा।
ठीक है। बेसिकली आपको पॉइंट्स अर्न करने का मौका मिलेगा और जो ये पॉइंट्स आप अर्न करेंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, इनको आप यूज कर सकते हो फॉर द ट्रांजेक्शन टू एंड रिडीम इंस्टेंटली एट वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज ई वाउचर्स, डोनेशन, फ्लाइट बुकिंग्स, इस सब के लिए। तो बेसिकली सरल शब्दों में बात करें तो एनपीसीआई ने एक स्कीम लॉन्च की है एनेट टर्म के नाम से, जिसमें क्या होगा कि जो भी लोग ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स करेंगे उनको बेसिकली बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। एनपीसीआई की बात करें स्टूडेंट तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखेंगे। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और बहुत बार मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, दिलीप असबे। एमडी एंड सीईओ एनपीसीआई के कौन है, दिलीप असबे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अभी रिसेंटली एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन बेस्ड, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जिसका यूज आजकल बहुत जगह पे हो रहा है, डिजिटल कॉइन्स में होता है, डिजिटल करेंसी में बेसिकली। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम था वज्र प्लेटफॉर्म। ये भी याद रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनपीसीआई ने हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। सो एनपीसीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नेम्ड वज्र प्लेटफॉर्म। ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि एनपीसीआई ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असिस्टेंट लॉन्च किया था। हमारे पास एनपीसीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक असिस्टेंट लॉन्च किया था जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी, उसका नेम बताइए जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हाँ जी, एनपीसीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट, उसका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो एनपीसीआई के वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो उसका नाम है पाई, PAI, ये याद रखेंगे। सो मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, एक तो पाई का नाम याद रखेंगे, एक एनेट टर्म का नाम याद रखेंगे और एक साथ में आप ये वज्र प्लेटफॉर्म का नाम भी याद रख लेंगे, ठीक है। ये सब एनपीसीआई से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया एट 75 समिट। सो एक बेसिकली एक समिट हुआ है जिसमें प्लानिंग की गई किसको लेकर, इंडिया के 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर। तो आपको पता होगा कि 2022 में इंडिया को 75 साल हो रहे हैं आज़ादी को, तो उसको लेकर यहाँ पर एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया और समिट में हमारे पास मेन जो वक्ता थे, जो हमारे पास मेन एड्रेसर थे, वो थे नितिन गडकरी जी। सो ही इज द मिनिस्टर फॉर एमएसएमई, याद रखना। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी। और साथ में रोड ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग के भी जो मिनिस्टर हैं वो भी नितिन गडकरी हैं। तो इन्होंने एड्रेस किया समिट को वर्चुअली, हमारे पास ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये हमारे पास कॉन्फ्रेंस एक तरह से रखी गई थी। किसके द्वारा, CII के द्वारा। CII क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री करता क्या है, CII के बारे में मुझे तो पता होना चाहिए। सो बेसिकली इट्स अ नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना, देखिए आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, नॉन गवर्नमेंट, नॉन फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड एंड इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1895। इट वर्क्स विद द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज इशू। गवर्नमेंट के इंडस्ट्री को लेकर जो भी पॉलिसीज के इश्यूज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है। 1895 से काम करती आ रही है, यानी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। और अगर CII की जब मैं बात करूं तो राइट नाउ हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ CII, तो CII के जो राइट नाउ प्रेसिडेंट है वो भी एक जानी मानी पर्सनैलिटी है भारत में, उनका नाम है उदय कोटक। सो कोटक महिंद्रा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, हमारे पास महिंद्रा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। सो उदय कोटक इज द करंट CII प्रेसिडेंट, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। ओके, आज से भी पूछा जा सकता है कि इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 को हमारे पास किसने एड्रेस किया। सो दैट इज नन अदर देन नितिन गडकरी। नेक्स्ट हमारे पास NTPC ग्रुप। सो NTPC ग्रुप को लेकर हमारे पास न्यूज़ है स्टूडेंट। अगर हम बात करें NTPC हमारे पास पहले तो सिर्फ थर्मल पावर के लिए काम करता था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका नाम हुआ करता था। सिर्फ थर्मल पावर यानी कि जो कोयले से बिजली बनती है उसको लेकर काम किया करता था। लेकिन अब ये हर तरह की एनर्जी डिपार्टमेंट को लेकर डील करता है। बेसिकली इसका काम हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। भारत में इसका बेसिक काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब राइट नाउ बेसिक जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका रहता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें, इसने 100 बिलियन यूनिट्स ऑफ पावर जनरेट की है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2020 में हमारे पास अगर हम बात करें NTPC लिमिटेड अचीव द 100 बिलियन यूनिट्स ऑफ कम्युलेटिव पावर जनरेशन इन द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर। तो इस फिस्कल ईयर में इन्होंने 100 बिलियन यूनिट हमारे पास डेवलप किया। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, किस भारत में कई सारी पावर जनरेशन एंटिटीज काम करती है ना, तो किस पावर जनरेशन एंटिटी ने हमारे पास 100 बिलियन यूनिट ऑफ कम्युलेटिव पावर जनरेशन कैपेसिटी एक तरह से अचीव किया। सो दैट इज NTPC लिमिटेड। सो एक बात और याद रखना, NTPC का जो सबसे बड़ा पावर जनरेशन प्लांट है, वो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
एनटीपीसी का जो सबसे बड़ा पावर जनरेशन प्लांट है वो है एनटीपीसी विंध्याचल। एनटीपीसी विंध्याचल हमारे पास 4760 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो कि हमारे पास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और ये हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग पावर प्लांट्स है कंट्री का, जिसको कौन मैनेज करता है, इसको मैनेज करता है हमारे पास एनटीपीसी। एनटीपीसी के बारे में ये भी याद रखना कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एनटीपीसी, गुरदीप सिंह। ठीक है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एनटीपीसी, गुरदीप सिंह। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों एनटीपीसी? बिकॉज इट इज वन ऑफ द महारत्ना कंपनी इन इंडिया। ये भारत में एक महारत्ना स्टेटस कंपनी है, जो गवर्नमेंट की जो टॉप रेटेड कंपनीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास महारत्ना स्टेटस कंपनी। सो आपको मैं बता दूं कि इसको महारत्ना स्टेटस कब मिला था, इस कंपनी को 2010 में। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट एनर्जी हमारे पास सेक्टर है और जिसको 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए, अब भारत में कई सारी एंटिटीज काम करती हैं। चलो मुझे आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताओ, भारत में कितनी महारत्ना स्टेटस कंपनीज है? हाँ जी, भारत में कितनी महारत्ना स्टेटस कंपनीज है? स्टूडेंट याद रखेंगे, भारत में हमारे पास 10 महारत्ना स्टेटस कंपनीज है। ठीक है, भारत में कुल कितनी महारत्ना स्टेटस कंपनीज है? 10 महारत्ना स्टेटस कंपनीज है, जिसमें से एनटीपीसी एक है। नेक्स्ट हमारे पास बांग्लादेश टू कंस्ट्रक्ट अ मॉन्यूमेंट फॉर द इंडियन सोल्जर्स। देखिए क्या हुआ था, आपको बताना चाहिए, जब 1971 हमारे पास इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, तो उसी समय हमारे पास बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी। और बांग्लादेश की फॉर्मेशन में हमारे इंडियन सोल्जर्स का बहुत बड़ा रोल रहा था। तो उसको एटलीस्ट अब एक्नॉलेज करते हुए बांग्लादेश ने क्या कहा है कि वो इंडियन सोल्जर्स के रिगार्डिंग उनकी याद में एक मॉन्यूमेंट बनाएंगे। हाँ जी, क्लियर। इवन आपको बता दूं कि जो राइट नाउ बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उस समय इन्होंने भारत में असाइलम लिया था 1971 में। आप समझिए कि ये फॉरेन में थी, और जब हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध छिड़ गया तो इनको यहां पर क्या करना था, अपनी जान बचानी थी, तो इन्होंने इंडिया में असाइलम लिया था। ओके, सो अब यहां पर आप देखिएगा एक और चीज कि यहां पर 50th एनिवर्सरी है हमारे पास इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश किस कंट्री से इंडिपेंडेंस इसको मिली थी? दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान। ये पहले ईस्ट इसको पाकिस्तान कहा जाता था, तो ये बात याद रखना। इस सब में हमारे पास एक पर्सन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, उनका नाम याद रखेंगे, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, ही इज नोन एज फादर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, सो इनका रोल बहुत क्रूशियल रहा था इन द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। इनका नाम याद रखेंगे, शेख मुजीबुर रहमान। अब एक बात और याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उसमें 2 एग्रीमेंट्स खास हैं, चित्तागोंग और मोंगला पोर्ट की डेवलपमेंट। तो आपने याद रखना, चित्तोग्राम पोर्ट और मोंगला पोर्ट जो है वो दोनों कौन सी कंट्री में है? बांग्लादेश में है। और इंडिया इनकी डेवलपमेंट कर रहा है ताकि बेसिकली इंडिया ही फायदा उठा सके। इंडिया और बांग्लादेश दोनों बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। सो टू एंड फ्रॉम बांग्लादेश से हम सामान खरीदेंगे भी, उनको बेचेंगे भी, इन पोर्ट्स का उनके बीच में यूज किया जाएगा। ठीक है, सो ये पोर्ट्स के नाम आप याद रखेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली, लेकिन पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, है ना। और भारत में भी किसका हिस्सा? स्टेट ऑफ बंगाल का, बंगाल की रियासत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और बंगाल में नवाब हुआ करते थे। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल? नेम द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। नेम द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। ओके, लास्ट नवाब का नाम याद रखेंगे, निजामुद्दौला। ठीक है, निजामुद्दौला इज द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद ये पोजीशन एक तरह से खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड। बस इसमें आप नाम याद रखिए किस किस को अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर नितिन सेट्टी को अवार्ड मिला है। ठीक है, हमारे पास एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, और केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड 2019 मिला है हमारे पास शिव सहाय सिंह को। तो इन दोनों की अगर बात करें, नितिन सेट्टी जर्नलिस्ट है हफिंगटन पोस्ट में, और हमारे पास शिव सहाय सिंह जर्नलिस्ट हैं द हिंदू में। तो बस इनके नाम आप याद रख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इंटरनेशनल लेवल पर आपने बहुत सुना होगा कि हमारे पास लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत, ठीक है, वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर बम ब्लास्ट आपको देखने को मिला। मतलब कि एक बहुत बड़ा हमारे पास सीरियल ब्लास्ट देखने को मिला, एक सीरियल ब्लास्ट, बड़े ब्लास्ट देखने को मिला। तो ये इसके चलते हमारे पास क्या हुआ, हसन दायब जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी गवर्नमेंट ने
पब्लिक प्रेशर के चलते क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। तो एक्सप्लोजन हुआ था हमारे पास बैरूत में, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ कि 160 लोगों की डेथ हो गई और अराउंड 6000 लोग जो हैं वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। अब ये ब्लास्ट क्यों हुआ? एक्चुअली यहाँ पर 2700 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट को एक तरह से सीज किया गया था, ठीक है। तो इसके चलते ये पिछले 6 सालों से यहाँ पे अकोमुलेट कर रहे थे और गलती से क्या हुआ कि कुछ हुआ कि यहाँ पर ब्लास्ट हो गया इसके चलते। तो जब भी मैं अमोनियम नाइट्रेट की बात करता हूँ, एक तो फॉर्मूला याद रखना NH4NO3। अब फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज़ में है और भारत में भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि जहाँ भी अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास एक साथ है उसको सही से डिस्पोज ऑफ किया जाए। सो ये नाइट्रोजन रिच व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल होता है जो वाटर में सोल्यूबल रहता है, ये बात याद रखना अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, ठीक है। अमोनियम का यूज हमारे पास और नाइट्रेट का यूज हम यहाँ पर इसका बेसिक यूज हम फर्टिलाइजर बनाने में भी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा NPK फर्टिलाइजर। NPK फर्टिलाइजर क्या होता है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ठीक है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम इनका हम यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो लेबनान के बारे में याद रखना, लेबनान की जो हमारे पास कैपिटल है वो है बैरूत और इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हसन दायब। और लेबनान जो अपनी सीमा है, जो बॉर्डर है, वो इजराइल के साथ शेयर करता है। जो वर्ल्ड के डिफेंस, अगर बात करें डिफेंस के सेक्टर में लीडिंग कंट्रीज में से एक है हमारे पास इजराइल। ओके, लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, 77 न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज इन माथेरन, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ देखिए स्टूडेंट, माथेरन एंड इको सेंसिटिव जोन जो कि कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की गई है पिछले 8 सालों में और इस स्टडी में 77 न्यू स्पीसीज के बारे में पता चला है बटरफ्लाइज की। तो अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि हमारे पास कहाँ पर 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज मिली है? तो दैट इज मैथरन एंड इको सेंसिटिव जोन और ये कहाँ पर है? दैट इज इन मुंबई महाराष्ट्र। अब इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा, दैट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है। इसका नाम भी आप याद रखेंगे और ये रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। लेकिन रिसेंटली आपको बता दूं, पिछले महीने हमारे पास एक न्यूज़ आई थी, वो याद रखना जरूरी है कि हिमालयन बटरफ्लाई ऑल्सो नोन एज गोल्डन बर्डविंग, ठीक है। हिमालयन बटरफ्लाई ऑल्सो नोन एज गोल्डन बर्डविंग, ये हमारे पास डिस्कवर्ड की गई थी और ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई डिक्लेयर की गई है। तो आपने याद रखना है कि इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी है? दैट इज गोल्डन बर्डविंग, ठीक है। और हमारे पास इसको किस और नाम से जाना जाता है? हिमालयन बटरफ्लाई के नाम से। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, स्टडी ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड व्हाट? बटरफ्लाई की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? ओके, तो स्टूडेंट्स द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड व्हाट? याद रखेंगे, द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड, हाँ जी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज लैपिडोप्टेरोलॉजी, ठीक है, याद रखेंगे। सो द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई इज नोन लैपिडोप्टेरोलॉजी। ओके, चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास स्काई रूट एरोस्पेस। देखिए फ्रेंड, हमारे इंडिया में एक अच्छी खबर क्या आई है कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी हमारे पास, स्टार्टअप हमारे पास देखने को मिला जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो इंडियन एरोस्पेस कंपनी है जिसने हमारे पास पहला अपर स्टेज रॉकेट इंजन बनाया है जिसका नाम रखा गया है रमन। तो ये हमारे पास इंडिया फर्स्ट 100% 3D प्रिंटेड बायो प्रोपोलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन है जिसको हमारे पास एक प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है और इसका नाम हमारे पास फॉर्मर नोबल लॉरिएट सर सीवी रमन के नाम पे रखा गया है। देखिए स्टूडेंट, एक दो पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारे पास स्काई रूट एरोस्पेस को एस्टैब्लिश किसने किया? पहले तो आप ये एक पॉइंट याद रखेंगे। सो पवन कुमार एंड नागा भारत, ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे फॉर्मर इसरो के, तो इन्होंने हमारे पास इस स्टार्टअप को यहाँ पर स्टार्ट किया है और अभी इनका जो आगे का प्लान है वो इस स्पेस एजेंसी को और आगे लेकर जाना है और इन्होंने यहाँ पर डिक्लेरेशन की है कि विक्रम 1, 2 और 3 नाम से ये नए रॉकेट्स भी डेवलप करेंगे बहुत जल्द। तो दैट इज ऑन द नेम ऑफ फॉर्मर साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो उनके नाम पर स्काई रूट एरोस्पेस क्या करेंगी, कई सारे स्पेस रॉकेट्स जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। एक दो पॉइंट्स और आप स्टूडेंट समझ लीजिए। जब भी हम बात करते हैं सर सीवी रमन की, तो ये इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट थे और इनके बारे में याद रखना, इन्होंने हमारे पास डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की, ठीक है। रमन इफेक्ट किसके बारे में हमारे पास डील करता था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को लेकर डील करता था। तो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला था हमारे पास? याद रखेंगे, नोबेल प्राइज। 1930 में सीवी रमन गॉट नोबेल प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ फिजिक्स, ओके।
और इनको फिर भारत का उच्चतम नागरिक सम्मान भी आगे चलकर मिला। चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि सीवी रमन को भारत रत्न अवार्ड कौन से ईयर में मिला था। हाँ जी, सीवी रमन गॉट भारत रत्न इन विच पर्टिकुलर ईयर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके याद रखेंगे सीवी रमन गॉट भारत रत्न इन द ईयर 1954। ठीक है, 1954 में हमारा पहली बार भारत रत्न दिया गया था। एंड सीवी रमन इज वन ऑफ द लॉरिएट। ओके, ही इज वन ऑफ द लॉरिएट जिनको सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था। ओके, इन द ईयर 1954। ओके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी इनके साथ थे और सी राजगोपालाचारी। तो तीन लोगों को एक साथ हमारे पास 1954 में भारत रत्न दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन। ओके, तो इन तीनों के नाम आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर। देखिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो कटरा है उसको दिल्ली से हमारे पास कनेक्ट करते हुए एक एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो तकरीबन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2023 तक। देखिए हमारे पास करंट मिनिस्टर ऑफ रोड एंड हाईवेज कौन है? नितिन गडकरी जी। तो उनके हमारे पास कार्यभार संभालने के बाद जो हाईवे की कंस्ट्रक्शन है वो आप यकीन मानिए कि बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, नितिन गडकरी इज द करंट हाईवे एंड शिपिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो अब जो चीज आपने याद रखनी है, अनाउंसमेंट हमारे पास ऑल्दो जितेंद्र सिंह ने की है, जो कि हमारे पास मिनिस्टर हैं, ये भी हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ओके, द एक्सप्रेस कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन कटरा एंड दिल्ली अराउंड 6.5 आवर्स। ओके, एक दो पॉइंट्स और हैं स्टूडेंट जो आपको पता होनी चाहिए। आपको बता दूं कि हमारे पास अभी गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है कि कटरा को हम पूरे कश्मीर के साथ जोड़ेंगे। कैसे? हमारे पास कटरा बनिहाल रेल लिंक एस्टैब्लिश किया जाएगा। कटरा बनिहाल रेल लिंक, ये हमारे पास जो रेल लिंक है ये जम्मू कश्मीर को एक तरह से फिर आगे चलकर पूरे भारत से जोड़ देगा और इसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही है ये 2021 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो कटरा तक तो ट्रेन ऑलरेडी पहुंच चुकी है, आपको पता होगा कटरा तक रेल लिंक हमारा ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। अब बनिहाल से, कटरा से बनिहाल तक का रेल लिंक जो है वो जल्दी ही एस्टैब्लिश किया जाएगा। अब अगर हम बात करें, यहां पर एक परियोजना का नाम भी लिखा हुआ है भारतमाला परियोजना। देखो भारतमाला परियोजना की बात करें तो ये जो स्कीम है ये 2015 में हमारे पास स्टार्ट की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके मेन ऑब्जेक्टिव तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक है टू कनेक्ट 550 हेडक्वार्टर्स ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे पास जो भारत की वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो 550 हेडक्वार्टर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना, दैट इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक क्वेश्चन अभी नितिन गडकरी जी ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया जो है एम्स टू हैव 0 रोड कैजुअलिटीज बाय विच ईयर? हाँ जी, जल्दी से बताओ। इंडिया टारगेट, इंडिया एम टू हैव 0 रोड कैजुअलिटी बाय विच ईयर? सो याद रखेंगे इंडिया एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट लेकर चल रहा है, दैट इज 0 रोड कैजुअलिटीज। ठीक है, जब मैं बात करता हूं सो ये हमारे पास बाय 2030 तक हम चाह रहे हैं कि जो हमारी रोड कैजुअलिटीज हो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। सो गोवा मोयरा बनानास हर्मल चिलीज एंड खाजेज गेट जीआई टैग। सो व्हाट इज जीआई टैग? जीआई टैग मींस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है स्टूडेंट तो इसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है और उसका फिर बेनिफिट किसको होता है? लोकल मैन्युफैक्चरर्स को उसका बेनिफिट होता है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट आपको एक पर्टिकुलर हमारे पास लोकेशन से ओरिजिनल मिलेगा। भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसके द्वारा दिया जाता है? ये आप याद रखेंगे, दैट इज बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर का है चेन्नई में। अब पहली बात तो याद रखना कि भारत में जो जीआई टैग दिया जाता है वो हमारे पास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, जिसका हमारे पास हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। और अब देखिए इसने जो जीआई टैग दिए हैं वो गोवा की 3 चीजों को दिए हैं। एक तो है हमारे पास हर्मल चिलीज, ये स्पेशल टाइप की चिलीज हैं जो हमारे पास जनरली आपको एरम्बोल, हमारे पास एरम्बोल एक बीच भी है और एरम्बोल एक एरिया है गोवा में, उसके आसपास के एरिया में दिखाई देगी। फिर मोयरा बनानास और खाजे, ये एक ट्रेडिशनल खाजे, एक ट्रेडिशनल स्टेट स्वीट्स है। इन तीनों को तो आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में कि हमारे पास ये जो हर्मल चिलीज है ये कौन से राज्य से हमारे पास जिनको जीआई टैग मिला है। आपको मैं एक चीज और बता दूं स्टूडेंट, जीआई रजिस्ट्रेशन इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स। ओके, जो हमारे पास कब से इफेक्ट में आई थी याद रखेंगे, सितंबर 2003। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको इसी से रिलेटेड पूछ लेता हूं। अभी रिसेंटली
इंडिया में ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया था। तो ब्लैक राइस ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग रिसेंटली? हाँ जी, ब्लैक राइस ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग रिसेंटली? ओके, याद रखना स्टूडेंट, ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर गॉट जीआई टैग। ठीक है, मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला था और इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम, चाखो के नाम से। ठीक है, चाखो के नाम से भी इसको जाना जाता है, चाखो राइस और ब्लैक राइस। ठीक है, मणिपुर इनको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया था। और एक बात और याद रखना, इंटरनेशनल लेवल पे जो जीआई टैग दिया जाता है वो डब्ल्यूटीओ के द्वारा दिया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो जीआई टैग दिया जाता है दैट इज बाय डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, ठीक है, टू बीएसएफ। यहां पर क्या हुआ देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, एक हमारे पास डिफेंस का इक्विपमेंट है, ये अभी बीएसएफ को हमारे पास हैंड ओवर किया गया है। सो बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी जिसको कहा जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने काम करती है, स्पेशली जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है। ओके, सो यहां पर ये जो हमारे पास 40 mm की जो अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? याद रखेंगे, एम्यूनिशन फैक्ट्री खाड़की, एम्यूनिशन फैक्ट्री खाड़की, जो कि कहां है? पुणे में। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि अभी बीएसएफ को ये डिफेंस का इक्विपमेंट मिला था, तो आप बताइए कि किसने डेवलप किया? सो दैट इज एम्यूनिशन फैक्ट्री खाड़की। ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी? आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या कहा है कि 101 डिफेंस की आइटम्स को हम बैन करने जा रहे हैं, इंपोर्ट बैन करने जा रहे हैं। ठीक है, 101 डिफेंस की आइटम्स का इंपोर्ट बैन करने जा रहे हैं। अच्छा, इस डिसीजन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब हम फॉरेन के कोई भी डिफेंस का इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे। हम क्या चाहेंगे कि फॉरेन का डिफेंस का इक्विपमेंट भारत में ही बने। पॉइंट समझ आ रहा है स्टूडेंट? हम ये नहीं करेंगे कि हम फॉरेन का जो बेस्ट डिफेंस का आइटम है, अब मान लो हम चाहेंगे कि हमें कोई बेस्ट राइफल मिल जाए, कोई जो फॉरेन कंट्री बनाती है, तो हम ये नहीं है कि हम उसे खरीदेंगे ही नहीं, हम चाहे हमारे पास बने ना बने हम खरीदेंगे नहीं, हम खरीदेंगे लेकिन इंडिया मैन्युफैक्चर्ड। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे टेक द एग्जांपल, यहां पर आप समझिए स्टूडेंट, इजरायली असोल्ट राइफल्स हैं जिनका नाम है एरेड एंड कार्मल। हम चाहते थे कि इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेस को ये राइफल मिले, तो हमने क्या कहा? इजराइल से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप इनकी प्रोडक्शन भारत में ही करो। तो अब इनकी जो प्रोडक्शन है वो भारत में किसके द्वारा की जाएगी? दैट इज बाय पीएलआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये एरेड एंड कार्मल राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग कहां की जाएगी? मध्य प्रदेश में। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि हम ज्यादातर डिफेंस के इक्विपमेंट खुद परचेज करें और खुद मैन्युफैक्चर करें, माय अपॉलॉजीज। तो अभी हमने रिसेंटली एक डिफेंस का इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किया था भाभा कवच के नाम से, जो वर्ल्ड की सबसे लाइट वेट हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी। आप ये बताइए मुझे कि भाभा कवच को भारत की किस एंटिटी ने मैन्युफैक्चर किया है? किस डिफेंस एंटिटी ने भाभा कवच को मैन्युफैक्चर किया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो याद रखना स्टूडेंट, भाभा कवच जो है वो किसके द्वारा हमारे पास मैन्युफैक्चर किया गया है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, OFB। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कि कोलकाता में है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा भाभा कवच को हमारे पास डेवलप किया गया है, जो इंडिया का इंडिजिनियस बिल्ड बुलेट प्रूफ जैकेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास नासा टेस्ट कंप्लीटेड प्राइमरी मिशन। सॉरी, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन था नासा का जिसका नाम था ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। याद रखेंगे, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये नासा का हमारा मिशन था जिसने अपना प्राइमरी टारगेट पूरा कर लिया है। ठीक है, बेसिकली ये करना क्या चाहता था नासा ने? देखो समझने की कोशिश करना, नासा ने एक मिशन लॉन्च किया टेस्ट के नाम से। अब टेस्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्सोप्लैनेट को ढूंढना। अब एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि ठीक है, टेस्ट ने एक्सोप्लैनेट को ढूंढना था। देखिए, एक्सोप्लैनेट वो होते हैं जो सिमिलर टू अर्थ होते हैं, जो काफी हद तक आपको सिमिलर टू अर्थ दिखाई देंगे, यानी कि उन पे रहने की संभावना या हमारे पास लाइफ की संभावना बनी रहेगी। तो टेस्ट का काम ये था बेसिकली। तो आपने पहली बात तो याद रखें, टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सर्च आउट द एक्सोप्लैनेट। ये किसका मिशन था? मिशन ऑफ नासा। नासा आपको पता है यूएसए की स्पेस एजेंसी है। और आप एक बात और समझिए, इसको हमारे पास एग्जीक्यूट करने का काम कौन कर रहा है? इस मिशन को चला कौन रहा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, जो वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियरिंग संस्थान और
कंसिडर किया जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में बेस्ट इंस्टीट्यूट कंसिडर किया जाता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जो कि हमारे पास कैम्ब्रिज में है, USA। सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। तो नासा के वैसे तो बहुत सारे मिशन चलते हैं, इंटरेस्टिंग, तो टेस्ट उनमें से एक है। चलो एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नासा का एक मिशन था, अभी भी चल रहा है ये, न्यू होराइजन के नाम से, ठीक है। ये न्यू होराइजन नाम से जो मिशन था नासा का, ये हमारे पास कौन सी हेवनली बॉडी को लेकर था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, न्यू होराइजन का मेन ऑब्जेक्टिव था प्लूटो को स्टडी करना, ये बात याद रखना, ठीक है। आपको पता है प्लूटो हमारे पास बहुत दूर है अर्थ से, अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो प्लूटो को स्टडी करके उसने उसकी पिक्चर्स को पहली बार ह्यूमंस के लिए सेंड आउट किया। तो एक्चुअल में प्लूटो की जो फोटोग्राफ हम देख पाए क्लोज से, तो उसका क्रेडिट जाता है न्यू होराइजन को, जो नासा का एक मिशन था रिलेटेड टू द हेवनली बॉडी प्लूटो। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। देखो स्टूडेंट, हुआ क्या है कि इंटरनेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में, सो पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो याद रखना 12 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, और इस बार जो थीम रही दैट इज यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो पहले तो थीम याद रखना, और ये याद रखना यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की है, पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम, जिसके तहत क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी ऑनलाइन स्टडी के चलते हमारे पास स्टूडेंट्स को बहुत बड़े लेवल पर स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, तो उसके चलते यहाँ पर पंजाब चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च की है। तो इसके तहत पंजाब की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, वो ये मोबाइल्स को प्रोक्योर करेगी और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आपसे मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि कौन सी स्टेट ने हमारे पास यहाँ पर ये बात कही है कि मोबाइल फोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सो दैट इज पंजाब, जहाँ के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट हमारे पास, सो इंडिया साइन MOU विद नाइजीरिया। सो नाइजीरिया हमारे पास अफ्रीका की एक मेजर कंट्री में से एक है, तो उसके साथ हमने एक MOU साइन किया। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब लिखित में कोई हम समझौता करते हैं तो किस चीज को लेकर? स्पेस कोऑपरेशन को लेकर। देखिए अब इंडिया जो है स्पेस में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम कई सारी कंट्रीज की हेल्प करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। तो हमारे पास आप समझिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंडिया की है, तो उसने नाइजीरिया के साथ ये टाइप किया। नाइजीरिया कैपिटल याद रखना अबूजा, नाइजीरिया की जो कैपिटल है दैट इज अबूजा। और इस एग्रीमेंट में इसरो की एक सब्सिडरी इन्वॉल्व रही, याद रखेंगे इसरो की एक सब्सिडरी है दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट मेरी बात, ये दोनों मिलकर हमारे पास जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज में काम करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है क्या? सो आपको बता दूं कि स्टूडेंट इसरो की 2 सब्सिडरीज है मेन। इसरो पता ही होगा आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी एक सब्सिडरी, इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है NSIL। अब ये क्या करती है? हमारे पास एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसका मेन काम है कि हमारे पास जो स्पेस सेक्टर उसको कमर्शियलाइज करना, कमर्शियल आर्म है। और कैसे काम करती है हमारे पास? जैसे मान लीजिए अभी हमने बात की कि स्काई रूट नाम से एक इंडिया की एक स्टार्टअप आया है कंपनी स्पेस को लेकर, तो उसको किसी भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो NSIL उस डिमांड को फुलफिल करेगी। मान लीजिए मैं स्पेस में कोई कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ, स्पेस के रिलेटेड एक कोई कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर भी स्पेस को लेकर काम करें ताकि इंडिया का स्पेस सेक्टर आगे बढ़ सके। जैसे टेक द एग्जांपल, USA में आपको पता होगा नासा की हेल्प करने के लिए अभी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बहुत आगे है जिसका नाम है SpaceX, और उसी ने अभी नासा के लिए हमारे पास क्या किया रहा, उसके एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में पहुंचाया था फाल्कन 9 रॉकेट का यूज करके। तो हम चाहते हैं कि इसरो की हेल्प करने के लिए भी इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स आगे आए, तो NSIL क्या करेगा? उन प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प करेगा, प्राइवेट कंपनीज की हेल्प करेगा जो स्पेस में काम करना चाहती हैं। सो ये आप याद रखेंगे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो इसरो की सब्सिडरी है। और अगर आप इसरो से सैटेलाइट लॉन्च कराना चाहते हैं तो उसकी कमर्शियल आर्म को आपको पैसे देने पड़ते हैं। हाँ जी, तो आप मुझे स्टूडेंट इसरो की प्योर कमर्शियल आर्म का नाम बताइए जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करती है। हाँ जी, नेम द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो अदर देन NSIL। NSIL को छोड़कर इसरो का दूसरा मेन पार्ट कौन सा है, दूसरी मेन आर्म कौन सी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो याद रखेंगे स्टूडेंट, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। अगर किसी भी कंट्री को भारत से कोई सैटेलाइट लॉन्च करानी है तो इसरो की इस आर्म को कॉन्टैक्ट किया जाता है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसरो के चेयरमैन का नाम याद रखना, K. Sivan इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। और इसरो का राइट नाउ हेडक्वार्टर कहाँ है?
इसरो का हेडक्वार्टर है हमारे पास बेंगलुरु में। ओके, इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट, ओडिशा रिटेन टॉप पोजीशन इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए, ये अमृत स्कीम है क्या? ये हमारे पास लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये स्कीम का काम क्या है? फुल फॉर्म से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। दैट इज अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बात तो ये अर्बन एरियाज के लिए स्कीम है। जनरली हमारे भारत में ज्यादातर स्कीम रूरल एरिया के लिए आती है, लेकिन ये जो स्कीम है अर्बन एरियाज के लिए, अर्बन एरियाज को एक तरह से इंप्रूव करने के लिए है। और किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी डेथ एनिवर्सरी हमारे पास अगर हम बात करें 16 अगस्त को ऑब्जर्व की जाती है। ओके, सो ये आप सारे पॉइंट्स याद रखेंगे कि हमारे पास शहरों के लिए, अर्बन एरियाज की इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी स्कीम चल रही है? अमृत। तो यहां पर क्या बताया गया है कि इस स्कीम को सही से इंप्लीमेंट करने में सबसे पहला जो प्लेस रहा वो किसका रहा? ओडिशा का। ओडिशा ने सबसे अच्छे से स्कीम को इंप्लीमेंट किया है। सेकंड नंबर पे हमारे पास रहा यूटी ऑफ चंडीगढ़ और थर्ड नंबर पे रहा तेलंगाना। तो टॉप 3 रैंक्स आप याद रखेंगे। ये रैंकिंग किसने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। सो अमृत स्कीम कब लॉन्च की गई थी याद रखेंगे, ये भी 2015 में, और उसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, सो अर्बन एरियाज को ट्रांसफॉर्म करना, और इसके अंदर कितनी सिटीज को कवर किया जा रहा है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। 500 सिटीज। तो याद रखेंगे हमारे पास कितनी सिटीज को कवर किया जा रहा है? 500 सिटीज। और टॉप प्लेस किसका रहा? ओडिशा का। टॉप प्लेस किसका रहा? ओडिशा का। चलो, ओडिशा में एक बहुत फेमस डैम है हीराकुंड डैम। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हीराकुंड डैम कौन सी रिवर के ऊपर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हीराकुंड डैम भारत की कौन सी रिवर के ऊपर है ओडिशा के अंदर? सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे हीराकुंड डैम इज ऑन, हाँ जी, महानदी। ठीक है, महानदी रिवर के ऊपर आपको हीराकुंड डैम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, एचडीएफसी बैंक्स वर्चुअली लॉन्च्ड शौर्य केजीसी कार्ड। अब ये देखिए शौर्य केजीसी कार्ड, दैट इज किसान गोल्ड क्रेडिट। अब ये है क्या? देखिए बेसिकली हमारे पास क्रेडिट कार्ड क्या होता है? देखो दो तरह से कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड हमारा एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड की तरह है, जिसमें से जितना पैसा आप यूज करेंगे आपके अकाउंट से उतना पैसा कटता चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपके अकाउंट में से पैसा नहीं कटता, आपका एक बिल बनता है। जितना आप इस कार्ड को यूज करेंगे आपका एक बिल बनेगा, और ये बिल को आपको जब आपका 40 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, आपका बैंक का जो भी टाइम पीरियड है, तो उसके बाद आपको ये पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड में हमारे पास बिल बनता है और ये आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है। तो शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये किसके लिए? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। किसने लॉन्च किया है? आदित्यपुरी। कौन है आदित्यपुरी? ही इज द एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मींस हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उनकी फैमिलीज है, उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली इनके लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ये हमारे पास केसीसी के गाइडलाइंस के ऊपर ही बना है। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में याद रखना, 1998 में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केसीसी कब लॉन्च हुआ था? 1998 में। फार्मर्स की हेल्प करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जहां पर बैंकों को क्या कहा जाता था कि वो किसानों की हेल्प करने के लिए एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड इशू करें। सो दैट इज नोन टू बी किसान क्रेडिट कार्ड। तो एचडीएफसी बैंक का एक प्रोग्राम भी चल रहा है, एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो भी आप याद रखेंगे। हर गांव हमारा। तो क्वेश्चन क्या क्या बन गए? क्वेश्चन सुन लीजिए। हर गांव हमारा कौन से बैंक का प्रोजेक्ट है? सो दैट इज ऑफ एचडीएफसी बैंक। दूसरा, शौर्य केजीसी किसान गोल्ड कार्ड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? अगेन एचडीएफसी बैंक। हु इज द एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक? आदित्यपुरी। ओके, और केसीसी कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुए थे? इन द ईयर 1998। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट। आई होप आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।